वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 15th लेसन साउंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर हमारे वीडियोस का फायदा हो रहा हो या अच्छी लग रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक, साउंड। अब देख लो, इसमें पहली पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। वी हैव लर्न दैट साउंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज अगर वाइब्रेट होगी तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। आप जिस टेबल पे बैठे होंगे तो उसे आप वाइब्रेट करोगे अपने हाथों से, तो वो वाइब्रेशन के कारण वो आवाज आती है। With an example of tuning fork, we will now learn about how sound is produced due to such vibration. अब इस ट्यूनिंग फोक्स की मदद से हम क्या करेंगे, तो साउंड कैसी जनरेट होती है, कैसी प्रोड्यूस होती है वो देखेंगे। तो पहली तो बात आती है, देख लो, अ ट्यूनिंग फोक इज मेड अप ऑफ 2 prongs and 1 stem। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर prongs, ऊपर वाले जो 2 दिखाई दे रहे हैं, ये एक prong हो गया और दूसरा ए prong। नीचे वाला, इस वाले हिस्से को बोलेंगे हम स्टेम। अब यहां पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 512 हर्ट्स। ये क्या होता है, इसके आगे हर्ट्स नहीं लिखा मगर ये होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम बाद में देखते हैं। देख लो यहां पर 15.2a shows a stationary tuning fork. To show the state of air around the tuning fork, vertical lines are used, यानी कि उसके सराउंडिंग वाली एयर कैसी है इसके लिए हम वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं। हियर वर्टिकल लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड। यहां पर देख लो, ये सारी लाइंस कैसी दिख रही है, इक्वली स्पेस्ड। इनमें कुछ सभी का डिस्टेंस सेम है। इट इंडिकेट दैट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल इज सेम एवरीवेयर, यानी कि इससे इन इक्वली स्पेस्ड वर्टिकल लाइन से हमें समझ में आता है कि जो डिस्टेंस है एयर मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या है, सेम है। एंड द एवरेज प्रेशर इन द 3 रीजन ए बी सी आल्सो। ए में जितना प्रेशर है उतना ही बी में है, उतना ही सी में है। इफ द स्टेम इज केप्ट स्टेडी एंड द प्रोंग्स आर स्ट्रक, द प्रोंग्स आर सेड टू बी वाइब्रेशन। जब हम इस वाले स्टेम को हाथ में पकड़ते और जोर से उस प्रोंग्स को किसी वस्तु पर हिट करते तो क्या होता है, ए जो दोनों प्रोंग्स रहते हैं बराबर, तो वाइब्रेट होना चालू होते। वाइब्रेट होने के बाद क्या होगा, एक बार बाहर की तरफ हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद अंदर की तरफ आएंगे। तो यहां पर प्रोंग्स बाहर की तरफ गए हैं और इस सी वाले कंडीशन में प्रोंग्स अंदर की तरफ आई है। तो इससे ये देख लो, ये मेरी मेन पोजीशन है और ये मैं वाइब्रेट हो रहा हूं, अंदर बाहर। आया समझ में? ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। It means that they are set into the motion in forward and backward direction. ये देख लो, आगे वाली फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। We will see step by step the result of such motion. अब इस मोशन का रिजल्ट क्या होता है वो देखते हैं। If during the vibration the prongs of tuning fork go away from each other, ये देख लो यहाँ पर go away from each other, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। The air outside the prongs is compressed and pressure there increase. जो बाहर वाली एयर होगी ना, यहां पर और यहां पर, वो क्या होगी, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी, ये बाहर जाने के कारण प्रोंग्स। और सच ए स्टेट ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड इन द रीजन, और इन दोनों ब्लैक स्पॉट के यहां हाई प्रेशर तैयार होगा। द रीजन इन विच एयर इज हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रेशन। तो यहां पर आपको रीजन दिखाई दे रहा है हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी का, इसे बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन वाला रीजन। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वाइब्रेशन द प्रोंग्स ऑफ द फोक कम क्लोज टू ईच अदर। ये वाली कंडीशन आ रही है आपकी समझ में।
तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉन्ग्स एक दूसरे के पास आ चुके हैं, यानी कि उनके बीच वाला जो स्पेस है वो कम हो गया। The air molecules near the prongs get more space to move away from the each other. इसके कारण क्या होता है, ए पास आ गए तो जो एयर थी ना उसको ज्यादा स्पेस मिल चुका है। As a result, the air pressure in the region decreases. अब एरिया हमने देखा था, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम होता है, एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ता है। हमने फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर में देखा था। तो जब एरिया बढ़ जाता है तो हमारा जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। सच रीजन इन विच एयर इज एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। तो जो ऐसा रीजन है जिसमें एयर लो प्रेशर पे है, लो डेंसिटी पे रहे, उसे बोलेंगे हम रेयरफैक्शन। दोनों चीजें आ गई समझ में आपके, कॉम्प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, रेयरफैक्शन यानी कि लो प्रेशर लो डेंसिटी। However, the air molecule in this region which is compressed state earlier transfer their energy to the molecules in the next region. So the air in that region goes to compressed state. Such a periodic motion of the prongs create compression and rarefaction in the air and it is propagate away from the prongs. यानी कि क्या होता है, तो पहले तो हमारा यूनिफॉर्म था, मगर जब एक कॉम्प्रेशन आता है यहां पर तो वो अगले वाले हिस्से को अपना फोर्स दे देता है, यानी कि ए वाला हिस्सा कॉम्प्रेशन में है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ए वाला रेयर फ्रैक्शन में जाएगा। ये देख लो यहां पर कॉम्प्रेशन है, यहां थोड़ी देर बाद ए क्या करेगा, अगले वाले हिस्से को अपनी एनर्जी दे देगा, यानी कि बी वाला हिस्सा कॉम्प्रेशन में जाएगा, ए वाला हिस्सा रेयर फ्रैक्शन में जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, सी वाला हिस्सा क्या होगा, कॉम्प्रेशन में चले जाएगा और अगेन बी वाला हिस्सा रेयर फ्रैक्शन में चला जाएगा। आगे समझ, जैसे जैसे आप अगले वाले को अपनी एनर्जी देते हो वैसे वैसे वो हिस्सा कॉम्प्रेशन में चला जाता है। दिस इज नथिंग बट द साउंड वेव, और यही इस वेव को हम साउंड वेव बोलते हैं। व्हेन दीज वेव्स रीच टू आवर ईयर द ईयर ड्रम वाइब्रेट, और ये वेव्स जब हमारे ईयर ड्रम को, जिसे हम हमारे कानों का जो पर्दा रहता है वो बोलते हैं, तो उस पर आने के बाद वाइब्रेट होता है वो। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सिग्नल रीच द ब्रेन एंड वी गेट द सेंस हियरिंग अ साउंड, और इन वाइब्रेशन का सिग्नल हमारे ब्रेन को पहुंचा दिया जाता है और उससे हमें आवाज सुनाई देती है। अब यही बात एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम, यानी कि साउंड का प्रोपेगेशन कैसा होता है और उसके लिए मीडियम लगता है क्या नहीं, ये देखते हैं। We have learned in the 6th standard that sound travels through the some material substance like solid, liquid and gas. Solid, liquid, gas से sound propagate यानी कि travel करता है and reaches us. But what if the such medium does not exist between the source of sound and our ear? मगर अगर एक ऐसी कंडीशन आ चुकी होगी कि उसमें मीडियम ही नहीं है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, लिक्विड भी ऑब्जेक्ट नहीं है, गैस भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे ईयर तक आ जाएगा क्या नहीं, ये देखना है। इसके लिए देख लो, साउंड जनरेशन एंड प्रोपगेशन नीड्स मीडियम लाइक एयर। तो एक तो पहले जनरेट होने के लिए और देन प्रोपगेट यानी कि ट्रेवल होने के लिए, कहीं पर भी कोई आवाज प्रोड्यूस हो रहा है वो वहां से हमारे कानों को आना चाहिए, तो कानों तक आने के लिए कोई तो मीडियम लगता है, जैसे कि मान लो एयर होती है। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दिस, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये जो एक चीज प्रूव करने के लिए। देख लो क्या दिया है। In this experiment, a vacuum tight bell jar is placed on the smooth horizontal surface. तो हमारे टेबल पर हम क्या लेंगे, तो एक बेल जार लेंगे। बेल जार क्या होता है, तो एक बॉटल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल हम लगा देते हैं, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, द बेल जार इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप वाया ट्यूब।
अब इस ट्यूब से हम वैक्यूम पंप को एक ट्यूब अटैच करने वाले हैं। वी कैन रिमूव एयर इनसाइड द बेल जार यूजिंग अ वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप क्यों यूज करेंगे, तो ये बेल जार के अंदर जितना सारा एयर है उसे निकालने के लिए। As shown in the figure, the bell jar contains a electric bell which is connected to the power supply to the lid of the bell jar. यहाँ पर आपने देखा है, तो यहाँ पर लीड जार के ऊपर जो कॉक लगाया है हमने, तो इस इलेक्ट्रिक बेल के वायर उस वहां से बाहर निकाल दिए गए हैं और उस पर कॉक बिठाया दिया गया। ऊपर से कोई हवा अंदर आएगी नहीं। आगे देख लो क्या होगा फिर। At the start of experiment, the vacuum pump is off and the bell jar contains air. स्टार्टिंग में क्या होगा, इस बेल जार के अंदर हवा रहेगी। If the key to electric bell is now switched on, the bell start ringing and the ringing can heard from the outside the bell jar. जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक बेल बजनी स्टार्ट होती है और वो आवाज हमारे कानों तक आती है। क्यों? क्योंकि अभी तक बेल जार के अंदर एयर है। Now, if the vacuum pump is switched on, it start removing the air from the bell jar. जैसे ही हम वैक्यूम पंप को चालू करते हैं, वैसे धीरे धीरे जो बेल जार के अंदर की हवा होती है वो बाहर आनी स्टार्ट होती है, यानी कि बेल जार के अंदर वाली हवा अब कम होती जाएगी। As the quantity of air inside the bell jar decrease, the level of ringing sound heard is also decrease. जैसे जैसे बेल जार के अंदर वाली हवा कम होती जाएगी, वैसे ही जो हमें आवाज सुनाई पड़ रही है इलेक्ट्रिक बेल की, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। If the pump is operated for sufficiently long period, the quantity of air like inside the bell jar will be low. और हमने बहुत देर तक अगर उस वैक्यूम पंप को वैसे ही रखा तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि लगभग बोल रहा हूं मैं 90%, 95% एयर हम निकाल दे चुके होंगे उस बेल जार से। तो एट दिस पॉइंट द लेवल ऑफ रिंगिंग साउंड विल ऑल्सो बी वेरी लो। अब बहुत कम आवाज बची है, इसके लिए जो अंदर वाली आवाज है वो बहुत हमें कम सुनाई देगी। दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट साउंड जनरेशन एंड प्रोपगेशन नीड्स अ मीडियम। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, तो साउंड के जनरेशन के लिए यानी कि प्रोडक्शन के लिए और प्रोपेगेशन यानी कि उसके ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जो कि अब आप मुझे आवाज सुनाई दे रहे हो, मैं बोलता हूं जब क्लासेस में तो आपको सुनाई देता है, तो हमारे बीच वाला मीडियम कौन सा होता है, तो एयर। इस एयर की मदद से आप सुन सकते हो मुझे, बराबर। If the air inside the bell jar is totally removed, will we be able to hear the sound of ringing bell and why? और अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन है, अगर हमने सारी हवा निकाल दी तो हमें सुनाई देगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम यानी कि एयर ही नहीं है, तो प्रोपेगेट और प्रोडक्ट जनरेशन कैसा होगा? मीडियम की तो जरूरत होती है हमें। अगर मीडियम ही नहीं रहेगा तो साउंड जनरेट भी नहीं होगा और प्रोपेगेट यानी कि ट्रैवल भी नहीं होगा। देन यहां पर देख लो, ऑलवेज रिमेंबर में, टू एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली विल बी अनेबल टू लिसन टू ईच अदर इवन इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर। यानी कि दो एस्ट्रोनॉट्स है, अंतरिक्षवीर, जो कि मून पर, चांद पर गए हो और डायरेक्टली बोल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं ना दोस्त एक दूसरे के सामने, तो उन्होंने जो अपना सूट का जो हेलमेट होता है वो निकाल दिया और डायरेक्टली बोल रहे, तो उनको एक दूसरे का कुछ भी बोलेंगे, एक दूसरे के कानों में भी बोलेंगे तो भी सुनाई देगा नहीं। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि मून पर तो एटमॉस्फेयर नहीं है। Since there is no medium which is necessary for the generation and propagation of sound between the astronauts, direct sound propagation between them is not possible. यानी कि वहां पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका अर्थ क्या है? नो मीडियम, मीडियम ही नहीं है साउंड जनरेशन के लिए और प्रोपेगेशन के लिए, इसीलिए वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। Therefore, the astronauts
use some techniques like the one used in the cell phones to communicate with each other. तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि सेल फोन्स में यूज होती है? आपने देखा होगा उनके पास माइक्स होते हैं, तो उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के पास। वो अगर एक दूसरे के पास भी होने के कारण, मीडियम ना होने के कारण, एक दूसरे के पास है मगर मीडियम ना होने के कारण उन्हें क्या करना होता है, दूसरे वेव्स का यूज करना पड़ता है कम्युनिकेशन करने के लिए। द वेव्स हैव यूज्ड इन सेल फोन टू डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जो सेल फोन में वेव्स यूज होती है ना, उन्हें मीडियम का कोई भी जरूरत नहीं होती है प्रोपगेशन के लिए, इसलिए वो सेल फोन वाली वेव्स यूज किया करते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आशा करता हूं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो हमने आज सीखा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आपको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सर्च करके जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो सर्च कर दो। उसमें आपके स्टैंडर्ड, आपका जो सब्जेक्ट होगा उस लिस्ट पे, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स जितने सारे आपको है वो एक सीक्वेंस अरेंज किया है मैंने, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।